तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर सरकार बनाने जा रही है। साध्वी प्रज्ञा की ओर से ये बात कही गई है। एग्जिट पोल के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा निशाना। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को नीचे गिराने की कोशिश की है। साध्वी प्रज्ञा की ओर से ये बयान दिया गया। कांग्रेस पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस के शासन में हिंदुओं को नहीं मिलता है न्याय। साध्वी प्रज्ञा ने तमाम बातें कही हैं। भाजपा सब जगह अच्छी स्थिति में आ रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार, मैं मध्य प्रदेश की हूं इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं कि भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, ये सुनिश्चित है। भाजपा अन्य जगह भी सरकार बना रही है। इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है। हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। जब तक स्वतंत्रता के पश्चात, जब तक कांग्रेस का शासन रहा, हिंदुओं को कभी भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब जब हिंदू अपने वर्चस्व में आ रहा है, जब वो अपनी बात कहने का उसको अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में, न्याय उनको मिलने लगा है, तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं को कुचलना जानते हैं, क्योंकि हिंदू कभी कुछ कहता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है, ये सिद्ध हो चुका है। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश इस वक्त जबलपुर से जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आई, कल हमने देखा कि तमाम एग्जिट पोल ने जहां पर एमपी की बात करते हैं, कांग्रेस को जो घाटा है वो देखने को मिला, बीजेपी को एक तरह से एज देखने को मिली। हालांकि कांटे की टक्कर है दोनों ही पार्टियों में। अगर मैं महाकौशल क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है और क्या कुछ समीकरण बनकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके के एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, हम जितने भी एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें आधे ऐसे हैं जो कांग्रेस को की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी कुछ आधे ऐसे हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की कर रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात हम पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के देख रहे थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रहा था कि किसकी सरकार बन रही है। कुछ वैसे ही हालात एग्जिट पोल के भी हैं। हम बात महाकौशल क्षेत्र की भी करें तो देखिए 2013 में जहां महाकौशल बीजेपी का गढ़ बनकर उभरा था, 24 सीटें जीत कर आई थी बीजेपी 38 में से, वही 2018 में जस्ट उल्टा हो गया था। यानी कि 24 सीटें कांग्रेस के खेमे में चली गई, तो महज 13 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था बीजेपी को। अब ऐसे में जो एग्जिट पोल की अगर मुताबिक बात करें तो तकरीबन 18 जो सीटें जो है वो बीजेपी के पास जा रही हैं, बाकी सीटें जो है कांग्रेस के पास जा रही हैं। कुछ में जो स्थिति बताई जा रही है कुछ एग्जिट पोलों में, उसमें महाकौशल में आधे का जो है आंकड़ा बन रहा है, यानी तकरीबन 19-20 सीटें जो है बीजेपी कांग्रेस के खेमे में जा रही हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि मध्य प्रदेश में आखिरकार सरकार किसकी बन रही है। क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर मतदान हुआ, महिलाओं का वोटिंग परसेंट इस बार 2018 की अपेक्षा ज्यादा निकल कर आया। तो ऐसे में तमाम जो समीकरण बनकर निकल कर सामने आ रहे थे, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे थे, वो भी स्पष्ट तौर पर गवाही नहीं दे रहे हैं कि किस ओर हवा मध्य प्रदेश में चल रही है। और एग्जिट पोल में की बात करें तो देखिए कुछ एग्जिट पोल के जो है 160 तक की सीटें मध्य प्रदेश में दे रहे हैं बीजेपी को, वहीं कुछ 140 135 तक की सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थिति हम कहते हैं, जो तुलनात्मक यदि हम बात करें तो कोई भी इस पर फिट नहीं बैठ पा रहा है। और महाकौशल के क्षेत्र में भी यही स्थिति बन रही। देखिए 4 सांसदों को महाकौशल में बीजेपी ने उतारा था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस अगर रखा है तो वो महाकौशल में ही रखा है, क्योंकि महाकौशल को जो है कांग्रेस छिटकना नहीं देना चाह रही थी। 2018 के बाद जिस तरीके से परिणाम कांग्रेस के खेमे में गए थे, आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है महाकौशल के क्षेत्र में। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ के का गढ़ कहा जाता है, बालाघाट जो गौरीशंकर रतन का गढ़ कहा जाता है, नरसिंहपुर जहां प्रहलाद सिंह पटेल इस बार मैदान में उतरे थे, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह मैदान में उतरे, उदयराव प्रताप गाडरवारा सीट से उतरे, फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, वो इस बार मैदान में उतरा था। तो ऐसे में हम कहें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही महाकौशल में बहुत ज्यादा फोकस बना के रखा, बहुत ज्यादा जो है स्थिति बना के रखी कि आदिवासियों को किस तरीके से यहाँ पर साधा जाए। और निश्चित तौर पर जो प्रयास मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के द्वारा महाकौशल में हुए हैं, एग्जिट पोल तो दोनों को ही यहाँ पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होती है, जो परिणाम निकलकर सामने आते हैं वो किस ओर जाते हैं, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल है, अनुमान है, एक सर्वे है। देखना होगा 3 दिसंबर को किस तरह परिणाम सामने आते हैं।
बिल्कुल दुर्गेश, और जिस तरीके से यहां पर बीजेपी की ओर से स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी कि बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, खासकर अगर महाकौशल क्षेत्र की बात की जाए तो कई बड़े चेहरे थे। अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करते हैं तो प्रहलाद सिंह थे, इसके अलावा अगर हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की तो वो भी यहीं से थे। तो ऐसे में अगर बीजेपी को एज मिलती हुई नजर आती है तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आएगी। और मैं कल भी आपको सुन रही थी कि आपने कहा था कि जो ग्रामीण वोटर हैं वो तो पार्टी पर वोट डालते हैं, लेकिन जो शहरी वोटर हैं वो चेहरे पर वोट डालने पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार ये स्ट्रेटजी दिखी है मतदाताओं के बीच में, क्योंकि ग्रामीण और शहरी विधानसभा क्षेत्रों में हमेशा से फर्क रहा है, लेकिन इसके पहले ये अंतर उतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया था। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है या जिस तरीके से रुझान हमने मतदाताओं का देखा, ये जो चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही थी, महाकौशल में हो रही थी, उसमें साफ तौर पर ये नजर निकल कर आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मतदाताओं ने पार्टी पर भरोसा जताया है, पार्टियों को आगे रखा है। लेकिन शहरी विधानसभा क्षेत्रों में ये जस्ट उल्टा रहा। इस बार पार्टी प्रमुख नहीं रही मतदाता के लिए, चेहरे प्रमुख रहे। व्यक्तिगत चेहरा जो है बहुत मायने रखा इस बार जनसंपर्क के दौरान हमने देखा और मतदान के दौरान देखा। हम जबलपुर का ही उदाहरण लें तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया हैं, अंचल सोनकर मैदान पर उतरे हैं इस बार। हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें जहां से 20 साल से सांसद जबलपुर के जो राकेश सिंह है वो बीजेपी से उतारे गए। पूर्व वित्त मंत्री जो है कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, एक बड़ा चेहरा आता है महाकौशल का तरुण भानोट, वो वहां से मैदान पर थे। तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, पूर्व की करें, उत्तर मध्य जो शहर की है, कैंट विधानसभा क्षेत्र, ये तमाम सीटों पर जो मतदाताओं का जो रुझान था, जो सोच थी वोट देने के लिए, वो व्यक्ति विशेष पर थी। मतदाताओं का कहना था कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहा, हमारे सुख दुख का साथी रहा या जो हमारे साथ रह सकता है आगे चलकर, हम उसे वोट करेंगे। पार्टी को बहुत ज्यादा महत्व था। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता देते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में ये बात जरूर देखिए, बढ़ चढ़कर मतदान जबलपुर की सीटों पर भी ग्रामीण विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा हुआ। तिहोरा विधानसभा क्षेत्र में जहां पर तकरीबन 80% से ज्यादा मतदान पहुंचा। पनागर, पाटन, बरगी ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर शहर की अपेक्षा तुलनात्मक से तकरीबन 10 से 15% ज्यादा मतदान हुआ है। तो वहां पर मतदाताओं की सोचती कहीं ना कहीं देखिए, दो बातें जो हम लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में करते आ रहे हैं, एक तो लाडली बहना योजना जो महिलाओं के लिए एक बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है, पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं जो नारी सम्मान की हम बात करें, जो कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी ने जो अपने वचन पत्र में दिया था नारी सम्मान, तो देखिए निश्चित तौर पर ये बात होती है कहीं ना कहीं कि जब घर में एक मुश्त रकम बिना कोई काम करे या बिना किसी की लागत के एक मुश्त रकम खाते में आती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों पर ज्यादा होता है जो गरीब तबके के लोग होते हैं। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें जहां पर कमाने खाने वाले लोग 2 होते हैं और खर्च करने वाले 10 होते हैं, तो ऐसे परिवार के लिए ये छोटी रकम भी बड़ी हो जाती है। इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने व्यक्ति को नहीं पार्टी को प्रमुखता दी है। ये बात कहीं ना कहीं इस बार के मतदान में नजर आई थी और यही एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से हम बात करें तकरीबन 65% से ज्यादा विधानसभा ऐसी हैं जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हैं या जहां पर ग्रामीणों का ज्यादा असर है। तो निश्चित तौर पर ये जो एग्जिट पोल आए हैं, जैसा कि हम कुछ में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बहुमत जो है, बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी की जा रही हैं, कुछ में जो है बाउंड्री पर कांग्रेस को मिल रही है। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा 3 दिसंबर के लिए कि आखिरकार जो हवा है किस तरफ चली है, ईवीएम ने किसकी किस्मत पर ज्यादा जोर दिया है, ये देखना होगा 3 दिसंबर। बिल्कुल दुर्गेश, और सही कहा आपने, कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से खेला गया था लाडली बहना योजना को लेकर। और अगर बीजेपी को एज मिलता हुआ जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक बड़ा फैक्टर होगा कि लाडली बहना योजना बीजेपी ने लाया और उसका असर देखने को मिला। चूंकि महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, महिला वोटर्स की संख्या काफी अधिक है, तो ऐसे में प्रभाव भी डालेंगी। लेकिन मैं यहां पर बात आदिवासियों की करना चाहूंगी दुर्गेश, चूंकि आदिवासी को अगर आप लुभा लेते हैं तो समझो कि आधी जीत आपने हासिल कर ली। और यहां पर अगर 230 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और 2018 में जिस तरीके से हमने देखा था कि 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी कि कांग्रेस पर आदिवासियों का पिछले चुनाव में भरोसा दिखा था। इस बार क्या लग रहा है? देखिए बड़ा कंफ्यूजन है इस मुद्दे पर भी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासियों का प्रभाव है और जैसा कि आपने कहा कि 47 सीटें हैं, बिल्कुल आरक्षित सीटें हैं और ये 47 सीटें ही डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं कि कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा। और ये बात बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजनीति में कही जाती है कि अगर मध्य प्रदेश की सत्ता तक कुर्सी पर पहुंचना है तो उसका रास्ता आदिवासियों के गलियारों से ही होकर गुजरता है।
और ये बात 2018 के बाद हमने देखी, क्योंकि देखिए 2018 के पहले 2003, 2008, 2013 के चुनाव में आदिवासी पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में था। और ये एक जो ट्रेंड हम उसके पहले 2003 के पहले जो ट्रेंड एक चलता था कि आदिवासी जो है कांग्रेस का बड़ा सपोर्टर रहा है और कांग्रेस का ही आदिवासी माना जाता था। लेकिन ये भ्रम 2003 में टूटा, फिर 2008 में, फिर 2013 में, लेकिन 2018 में ये पूरी तरीके से बीजेपी से छिटक गया और पूरा का पूरा जो है खेमा जो है कांग्रेस की तरफ चला गया। अब निश्चित तौर पर यही बात जो हम बातें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार फोकस कर रहा था आदिवासी क्षेत्रों के लिए। हम पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के यदि हम दौरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के बीच वक्त गुजारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के बीच वक्त गुजारा, जेपी नड्डा लगातार आदिवासियों के बीच आदिवासी नेताओं के साथ संपर्क में रहे। इसके साथ साथ हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आदिवासियों के लिए लगातार फोकस किया। आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही जबलपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन किया। उनके जो उनके समाधि स्थल है उसको डेवलप करने की बात की, संग्रहालय बनाने की बात की। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जो आदिवासियों के एक बड़े जननायक कहे जाते हैं, उन पर फोकस रहा, उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण करने का सिलसिला लगातार जारी रहा। जबलपुर में ही जब आचार संहिता लगने के पहले आचार संहिता लगने के बाद जब 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने सबसे पहले दौरे की शुरुआत जो है शंकर शाह रघुनाथ शाह के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर की थी। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये बात को ये दर्शाती थी कि आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की है, चाहे वो योजनाओं के जरिए कहें, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व को उनके बीच पहुंचाकर कहें, और फिर चाहे पंकज सिंह कुलस्ते जैसे बड़े नेता को जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनको मैदान पर उतारने की बात कहें। तो कोई भी मतलब एक बात कहें कि बीजेपी किसी भी छोर से इसे कमजोर नहीं करना चाहती थी, चाहे वो प्रत्याशी बनाने की बात हो या फिर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बीच पहुंचाने की बात हो। शहडोल में हमने देखा था कि एक पूरा का पूरा गांव बताया गया था जिस पर आदिवासियों की संस्कृति, उनके कल्चर, उनकी रहरवास को बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत की। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि आदिवासियों को वापस बीजेपी खेमे में लाने के लिए बीजेपी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है पिछले 1.5 से 2 सालों के बीच, जहां तक कि आचार संहिता लगने के पहले तक। तो वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस ने भी इसमें पुरजोर कोशिश की है। कांग्रेस ये चाहती थी कि हमारे पास जो आदिवासी वापस लौट कर आया है 18 साल बाद वो हमसे दूर ना जाए, और इसके लिए प्रियंका गांधी कहें, राहुल गांधी कहें, वो तमाम लोग जो है आदिवासियों के बीच में बने रहे। आदिवासियों की सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपनी स्पीच दी, आदिवासी को साधने की कोशिश की। लेकिन अब देखना ये होगा कि आदिवासी इस बार किस हो जाता है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि हमने जिस तरीके से आदिवासियों के बीच काम किया है, अपने केंद्रीय को भेजा है, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी वापस लौट कर आएगा। सबसे बढ़िया जो पैसा एक्ट की बात की जा रही थी, जो आदिवासी को जल जंगल जमीन का अधिकार देने की बात की जा रही थी, तो वो पैसा एक्ट लागू करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था आदिवासी साधने के लिए। और वही देखना होगा कि जिस तरीके के एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं, दुर्गेश, वो देखना बड़ी बात होगी किस तरीके से यहाँ पर जो एग्जिट पोल आए हैं वो नतीजे में क्या तब्दील होते हैं या फिर थोड़ी बहुत तब्दीली देखने को मिलती है। बेहद अहम हो जाएगा 3 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।